बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम समझिए कि आपकी मालूमात के लिए हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि पूरे तेलंगाना के मुसलमानों में और शहर हैदराबाद के मुसलमानों में भी एक बड़ी बेचैनी है। जो लैंड सर्वे चल रहा है उस सिलसिले में एक बड़ा पैनिक सिचुएशन इस वक्त है। बेशुमार कॉल्स समझिए कि मुझे आ रहे हैं और अज़लाओं से भी हमारे ज़िम्मेदार मुस्तक़िल उस समझिए कि सर्वे के ताल्लुक़ से वजाहतें चाह रहे हैं। बास हमारे मिल्लत के ज़िम्मेदारों ने इस पर इमीडिएट रिएक्शन दिया है और वो रिएक्शन बहरहाल समझिए कि एक चौकस मिल्लत का सबूत देता है। लेकिन ये है कि इसमें ज़रा सा पहले मालूमात हमको पूरी हासिल कर लेनी चाहिए थी और बात समझिए कि अखबारात में भी इस ताल्लुक़ से आ रहा है। तो जो फॉर्म मेरे सामने हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस सर्वे के ताल्लुक़ से समझा रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाएं कि ये आपको समझिए कि कैसे नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि मैं बात करने से पहले ये कह दूँ कि अगर ये एनआरसी, एनपीआर या सीएए से मुताल्लिक़ अगर होता तो मुश्ताक़ मलिक इतने दिन खामोश नहीं बैठता। और जो मिलियन मार्च समझिए कि जो समझिए कि किया है और सारी दुनिया में मिलियन मार्च और तेलंगाना और फिर उसके बाद शहर हैदराबाद का नाम समझिए कि सारी दुनिया में चर्चे में आया इस एनआरसी, एनपीआर के मसले पर, जबकि लोग समझिए इस मसले को सुला दिए थे। तो ये कैसे मुमकिन हो कि आप के लिए एनपीआर, एनआरसी का कोई ख़तरा हो और मुश्ताक़ मलिक खामोश बैठ जाए। उस पर यकीनी समझिए कि जिद्दोजहद और पहली आवाज़ अल्लाह के करम और उसके फ़ज़ल से समझिए सामने आती थी, क्योंकि ना मैं किसी से दबता हूँ, न किसी से डरता हूँ, न किसी के दबाव में कोई बात करता हूँ। हाँ, क़ूलू क़ौलन सदीदा के बात कहो तो सच्ची और मज़बूत पक्के इरादे की बात कहो। ये मेरा उसूल रहा है ज़िंदगी का और उसी तहत मैं समझिए कि इसका जायज़ा भी लिया। लेकिन अब ये वजाहत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे समझिए कि अहबाब जो हमारे साथ जिद्दोजहद करते हैं या वो अहबाब जो एनआरसी और एनपीआर के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, उनका मतालबा था कि इस पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ समझिए कि बात कहें या जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो समझ रहे हैं उसको पूरे तरीक़े से समझा दें। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ। ये लैंड समझिए कि सर्वे का 24/9/2020 को ये समझिए जारी हुआ। इसका रेफरेंस नंबर है 243984/2020 M1। अब आइए जो सवालात इसमें पूछे जा रहे हैं और बाज़ लोग इससे बड़े मुतफ़क्किर हैं। आपका मुतफ़क्किर रहने को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि एक ज़िंदा कौम को इसी तरह चाक़ो चौबंद रहना चाहिए, लेकिन मसले की गहराई और गहराई का जायज़ा लेकर फ़ैसले करने चाहिए। ऐसा ऊँट पे टांग मैं समझिए कि कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे सामने पूरा फॉर्म है, पूरा सर्कुलर है तेलंगाना समझिए कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, उसके सेक्रेटरी की तरफ से ये सर्कुलर आया है। ग़ालिबन सेक्रेटरी ही की तरफ से ये सर्कुलर आया है, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। तो अब देखिए, पहला सवाल है जेंडर का कि भाई आप मर्द हैं या औरत हैं। दूसरा समझिए कि सवाल है आप ओसी हैं, बीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या माइनॉरिटी हैं। अब एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई ये क्यों पूछ रहा है आप माइनॉरिटी हैं क्या? तो ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं पूछ रहा है, इसमें ओबीसी को भी पूछ रहा है, एससी को भी पूछ रहा है, एसटी को भी पूछ रहा है और समझिए कि एससी को भी पूछ रहा है। तो ये तमाम वो बेनिफिशरीज़ जो हुकूमत के समझिए कि बेनिफिशरी हैं या जिनको रिजर्वेशन है, वो सारे कास्ट का जिक्र किया गया है और अल्टीमेटली मुसलमान भी 4% रिजर्वेशन के ज़ुमरे में आते हैं। इस वजह से इसमें माइनॉरिटी भी लिखा गया है। तो इसके पूछने में कोई समझिए हमको परेशान नहीं होना चाहिए। उम्र पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप ओनर हैं क्या नहीं हैं ये पूछ रहा है। अब हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में है, हमारी गैस कंपनीज़ में है, बहरहाल मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारा मोबाइल नंबर है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में,
हम समझिए कि अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो मोबाइल नंबर देने में कोई ख़बाहत इसमें नहीं है। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि भाई आप यहाँ पर रहते हैं, उसका एक प्रूफ पूछ रहा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि आपका ने पट्टा पासबुक है क्या ज़मीन की। आप समझिए कि एग्रीकल्चर लैंड है, गांव में है आप, तो आपकी पट्टा पासबुक पूछा जा रहा है। राशन कार्ड पूछा जा रहा है, शहर में है तो राशन कार्ड पूछा जा रहा है। और फिर उसके बाद समझिए कि आपका आधार कार्ड भी पूछा जा रहा है, लैंडमार्क पूछा जा रहा है। और फिर उसके बाद समझिए कि गवर्नमेंट का जो जनधन योजना की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसका जनधन योजना अकाउंट आपके पास है क्या, ये समझिए कि भी पूछा जा रहा है। फ़ोटो और प्रॉपर्टी ओनर पूछा जा रहा है। फ़ोटो और प्रॉपर्टी ओनर कोई मसला नहीं है, हमारा आधार कार्ड पे भी हमारी फ़ोटो है, राशन कार्ड पर हमारी फ़ोटो है, और फ़ोटो एक नेसेसरी चीज़ है, तो फ़ोटो से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के टाइप पूछ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है प्रॉपर्टी टाइप। आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, वो समझिए कि सब पूछा जा रहा है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप खुद रहते हैं, या फिर आप इसको किराए पे दिए हैं रेजिडेंट्स के लिए, या कोई कमर्शियल किराए पे दिए हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस को किराए पे दिए हैं, ये समझिए कि पूछा जा रहा है। 9वां क्वेश्चन है कि आपके प्लॉट का एरिया और प्रॉपर्टी कितनी है। अब प्लॉट का एरिया पूछना या प्रॉपर्टी कितनी है पूछना, ये भी कोई मसला नहीं हुआ। लैंड टाइप पूछ रहा है कि आबादी में है, या प्राइवेट है, या गवर्नमेंट है, या असाइन लैंड आपने ख़रीदी है, ये भी समझिए कि कोई बड़ा मसला नहीं है। सर्वे नंबर पूछ रहा है, भाई मेरी जायदाद है, मेरा रजिस्ट्रेशन है जायदाद का, या फिर मेरे पास पट्टा पासबुक है, उसको अगर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी पूछ रही है किसी सर्वे में, तो मुझे देने में कोई समझिए ख़बाहत नहीं होनी चाहिए। तो मेरी ज़मीन का सर्वे नंबर समझिए कि पूछा जा रहा है, आपकी ज़मीन का। मैं कोई बड़ा साहिब जायदाद नहीं हूँ, ना मेरी कोई जायदादें हैं, आपकी ज़मीन का सर्वे नंबर पूछा जा रहा है। मोड ऑफ एक्विजिशन कि भाई आपने समझिए कि इसको कैसे लिया, ये आपकी ख़ानदानी जायदाद है, या फिर आपने इसको ख़रीदा है, या आपको ये गिफ्ट में आई है, ये समझिए कि पूछा जा रहा है। तो ये भी कोई गलत बात या NRC NPR से मुताल्लिक़ ये सवाल भी नहीं आता, जो 12वां सवाल था। 13वां सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नंबर क्या है आपका। भाई आपके घर में लाइट है, लाइट के मीटर हैं या मीटर्स हैं, तो आपको वो नंबर देने में, गवर्नमेंट को, हुकूमत को नंबर देने में कोई ख़बाहत नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई परेशान भी नहीं होना चाहिए। वाटर कनेक्शन नंबर पूछा जा रहा है कि भाई मेरे घर में पानी आता है और मैं मंथली पानी का बिल पे करता हूँ, तो वाटर कनेक्शन का नंबर देने में भी कोई ख़बाहत नहीं होनी चाहिए। अब आइए फैमिली मेंबर्स के डिटेल, यहाँ सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं कि भाई ज़मीन घर जायदाद पूछ लिया, ठीक था, फैमिली मेंबर्स के डिटेल क्यों पूछ रहा है। तो फैमिली मेंबर्स के डिटेल पूछ रहा है तो आपको बताने में कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए, आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बीवियां कितनी हैं, और अगर समझिए बीवी की जायदाद है तो फिर शौहर कौन हैं, और फिर समझिए कि साहब बच्चे कितने हैं, क्या है, ये तफसीलात है। अब आपके बच्चों के तफसीलात समझिए कि ऑलरेडी आधार कार्ड सबका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सबका आधार कार्ड बना हुआ है। जब सबका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके घर के डोर नंबर को खाली मैं कंप्यूटर पे आधार के समझिए कि साइट पर जाकर मारूं तो आपके घर के आधार कार्ड समझिए कि सामने आ जाएंगे। हुकूमत के पास ऑलरेडी आधार कार्ड है। अब यहाँ पर फैमिली के नाम देने में क्या है, अब फैमिली के बहुत से वोटर्स भी हैं, तो भाई वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आधार में आपका नाम है, आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो पासपोर्ट नंबर है आपके पास। आप समझिए कि साहब कॉलेज में आप एडमिशन बच्चों को दिला रहे हैं तो आधार देना है, आप गैस ले रहे हैं तो आधार देना है, बैंक में अकाउंट खोलना है तो आधार देना है, और फिर जिनके बच्चे स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को अगर फ़ीस रीइंबर्स हो रही है, या फिर समझिए कि कोई हुकूमत की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको समझिए स्कॉलरशिप आते हैं, तो उसमें भी आप आधार देते हैं, उसमें भी आधार देते हैं। तो अब यहाँ फैमिली के अगर डिटेल पूछे जा रहे हैं तो ये कोई ख़तरे की बात नहीं है
ये कोई NPR NRC की बात नहीं है। फिर उसके बाद समझिए कि नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, बहरहाल फैमिली मेंबर्स का 15वां क्वेश्चन था। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। उसके बाद फिर जेंडर, कितने बच्चे हैं, कि बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, वो सब फैमिली डिटेल्स में आपके आ जाएंगे। रिलेशनशिप विद द ओनर, तो भाई अब आपके बहन घर में हैं, आपके भाई घर में हैं, तो उनके भी नाम आ जाएंगे, रिलेशनशिप आ जाएगा, हुकूमत के पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। और वो रिकॉर्ड फ़ायदेमंद हमारे लिए भी कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एड्रेस। अब एड्रेस पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ हैं, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है, फलां क्या है। तो ये 1 2 3 4 5 6 16 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए। अब इन 16 क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो NPR या NRC को लिंक करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो समझिए कि पहले से हुकूमत के पास आपकी मौजूद नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास है। अब हुकूमत बहरहाल समझिए कि औकात ख़राब कर रही है, या फिर ये पूरे टैक्सेस को, पूरे बिल्स को अंडर वन अम्ब्रेला लेने की कोशिश कर रही है। पूरा इन्फॉर्मेशन शहरियों का एक साथ आ जाए कि किसके घर में कितने समझिए कि कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन क्या है, टैक्स की पोजीशन क्या है, फलां क्या है, ये सारी चीज़ें समझिए कि ले रही है। हालांकि 2014 में हमारे इज़्ज़त-माब चीफ मिनिस्टर साहब पूरी रियासत को इख्तिदार में आते ही पूरी रियासत को एक दिन की छुट्टी देकर एक बड़ा सर्वे कराए थे। अब वो सर्वे कहाँ गया, क्या हुआ, वो सर्वे की फाइंडिंग क्या है, आज तक आवाम के सामने नहीं आई। लेकिन ये अगर सर्वे हो रहा है तो ये कोई लिंक समझिए NRC NPR से नहीं है। इसमें यह नहीं पूछा जा रहा कि आपके दादा कहाँ पैदा हुए, आपके दादा के बाबा कहाँ पैदा हुए, परदादा कहाँ पैदा हुए, उनका सबूत ला के दीजिए, उनको वो रेजिडेंट थे या नहीं थे उनका समझिए आइडेंटिफिकेशन ला के दीजिए। तो यकीनी तौर पर उस वक्त अगर ये बात आती तो तहरीक मुस्लिम शब्बान, मुश्ताक मलिक पूरी ताकत से सड़क पर रहता। अगर आपके फोरफादर का पूछा जा रहा, ये तो वो चीज़ें पूछी जा रही हैं जो समझिए कि ऑलरेडी हुकूमत के पास है, आपको देने में कोई खौफ और हिरास में मुब्तला नहीं होना चाहिए, नंबर 1। मैं नंबर 2 एक और बात बताता हूँ कि इसमें पहले तो हमारे मुसलमानों के पास घर ही ओनरशिप ही बहुत कम है मुसलमानों के पास। आप समझेंगे मुस्लिम आबादियाँ इतने हैं, बहुत ओनर हैं भाई, एक एक के 25-25 घर आए दूसरे लोगों के। हमारे लोगों की उतने समझिए कि प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उतने लोगों का ज़ाती घर भी नहीं है। पुराने शहर में कई लोग किराए के छोटे छोटे बाड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। गाँव में भी समझिए कि मुसलमान किराए के घरों में हैं, कोई बड़ी बड़ी 100 200 एकड़ का मसला मुसलमानों का नहीं है। परेशानी तो उनको होगी, सारा रिकॉर्ड उनका आएगा, वो परेशान होंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके घर का, आपकी जायदाद का इंडोर्समेंट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत से चीज़ें कुछ शरई फैसला बोर्ड तहरीक मुस्लिम शब्बान में भी आती हैं और अदालतों में भी हैं। सभी को मालूम है कि भाई भाया माँ बाप के इंतकाल के बाद भाई घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, बहनों को जायदाद से बेदखल कर देते हैं, या फिर समझिए कि कहीं बहन समझिए कि है तो कुछ भाइयों को बेदखल करने की कोशिश करती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला किस्सा चलता है, अदालतों में केसेस चले जाते हैं। अगर ये समझिए कि सर्वे होता है, इस सर्वे में आपके फैमिली रिलेशन और फैमिली पोजीशन आ जाती है, आपका एक रसीद भी आ जाएगी, उसका आप इंडेक्स भी आप समझिए कि कॉपी भी अपने पास ज़िरॉक्स करके रख लेते हैं। कल के दिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपके ख़ानदानों में कोई डिस्प्यूट हो, मैं तो समझिए कि चाहता हूं कि मुसलमान ये अदालतों की चक्कर से बच जाएं। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो आपका एक एविडेंस होगा कि ये सर्वे फला साल में हुआ था और हमारे वालिद के इतने सक्सेसर थे, ये चीज़ है। अब दूसरा सवाल हो रहा है कि साहब कोई बाद में शादी कर लिया, उसको बच्चे पैदा हुए तो उन्हें तो महरूम होगा, फिर उन्हें भी अदालतों को जाएगा। तो देखिए, हर समझिए कि मर्ज की पूरी दवा आज ही नहीं निकल सकती। दयानतदार है तो वो समझिए कि जाकर एंट्री करा दे कि भाई मैं दूसरी शादी करा हूँ, बच्चे इतने हुए हैं, मेरी जायदाद में से इतना है। और फिर जो साहिब जायदाद लोग हैं, मेरी उनसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, खुदारा अपनी औलाद को जायदाद के झगड़ों से बचाने के लिए आप पहले से वसीयत कर दें
या फिर एक ज़िंदगी के एक मरहले पर उस जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करें कि आपकी ज़िंदगी में आप उस जायदाद के समझिए मालिक भी रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलते रहे, लेकिन आपके जाने के बाद मौत बरहक है, आपके जाने के बाद आपकी औलाद अदालतों को, कोर्टों को या एक दूसरे का दस्ते गिरेबा ना पकड़े, इसका ख्याल रखे। तो बहरहाल ये जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्कुलर आया है, जो सर्वे चल रहा है, मेरा एहसास है कि इसमें एनआरसी एनपीआर का कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर एनआरसी एनपीआर का ज़रा भी शायबा होता तो मुश्ताक मलिक रोड पर होता और मुश्ताक मलिक इसके लिए सबसे पहले जिद्दोजहद करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अक्ल सलीम भी दे, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को क़ायम रखे और हम समझिए कि कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर उम्मत के सामने बात करें। आपका इत्तेहाद सलामत रहे, हमारी जिद्दोजहद की तायीद आपको समझिए कि जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।